हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 66 यानी कि 66 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर जीएस, HPSSC, HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 67 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात की जाए, हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द को भारतीय अर्थव्यवस्था में किसने दिया था? अब सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को समझने से पहले हम इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द को भारतीय अर्थव्यवस्था में किसने दिया था? तो वो दिया था राजकृष्णा ने। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये था क्या, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उसके 2 या फिर 3 दशकों तक, यानी कि आप मान के चलो 1970 से लेकर के 1975 तक, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके 2 या फिर 3 दशकों तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह 3 या फिर 4% के बीच में ही रह रही थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो बढ़ नहीं रही थी, 3 या फिर 4% के बीच में ही रह रही थी। तो ना बढ़ने के चलते ही इसको क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ये शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था राजकृष्णा ने। तो 51 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? तो निम्न में से कौन सा विकास खर्च है? तो देखो, ग्रांट इन एड हो गया, डेप्ट सर्विसेज हो गई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे के सारे जो है तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। बाकी ऑप्शन डी में देख के रखा है इरिगेशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सिंचाई खर्च। यह एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी कि विकास खर्च है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपसे पूछा गया था कि कौन सा है, तो वो है इरिगेशन एक्सपेंडिचर। तो उसी प्रकार आपसे जो है तो ऑप्शन ए में देख के रखा है ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड का आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रांट इन एड जो है तो किस तरह का एक एक्सपेंडिचर है। तो देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना भी हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रांट इन एड जो एक्सपेंडिचर है वह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। किस तरह का एक्सपेंडिचर है ग्रांट इन एड? तो वह एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज? तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि आपसे यहाँ पर सेक्टर पूछा गया है, कौन सा सेक्टर है? आप सभी को पता है कि हमारे भारत में जो है तो टोटल 3 तरह के सेक्टर पाए जाते हैं। तो 3 तरह के सेक्टर में सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। और लास्ट में आ जाता है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम जो है तो सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत में जो नेशनल इनकम है उसका प्रमुख स्रोत, यानी कि जो मेन सोर्स है वो है टर्शरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर। ऑप्शन यहाँ पर देखो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में टोटल जो है तो 3 तरह के सेक्टर पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। तो प्राइमरी का आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में किस तरह के जो है तो क्षेत्र आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में एक तो कृषि आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, माइनिंग आ जाता है। तो ये कहाँ पर आते हैं? तो यह प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसका योगदान टोटल जीडीपी में कितना है? तो इसका योगदान टोटल जीडीपी में है 17.32%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह के जो है तो एरिया जाते हैं? तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आ जाता है, स्टील आ जाता है, यानी कि आप बेसिकली मान के चलो कि इसमें जो है तो प्रोडक्शन आ जाती है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान टोटल जीडीपी में कितना है? तो इसका टोटल योगदान जो जीडीपी में है वो है 29.02%। ये भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट की, जो कि टर्शरी सेक्टर है, जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस तरह के क्षेत्र आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्विस सेक्टर में एक तो फाइनेंस आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सर्विस सेक्टर का योगदान जो है तो हमारी टोटल जीडीपी में कितना है? तो टोटल जीडीपी में कितना है? तो वो है 53.66%। तो यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है तो स्रोत कौन सा है, सबसे ज़्यादा
योगदान टोटल जीडीपी में किसका है, तो वो है टर्शरी सेक्टर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 53.66% जो है तो टोटल टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का योगदान है, और सबसे कम किसका है, तो वो है प्राइमरी सेक्टर का 17.32%। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अगर आपको वीडियोस सच में हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो और अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से हमारी वीडियोस को शेयर किया करो। सो क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात की जाए, इन विच 5 ईयर प्लान द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का प्रमुख उद्देश्य था, तो गरीबी हटाने का जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया था तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी यह कब से कब तक लाई गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यह 1974 से 1978 के बीच में लाई गई थी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। और इसी योजना में सबसे पहली बार जो है तो गरीबी हटाने का नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। यहाँ से देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1974 से लेकर के 78 के बीच में। यहाँ पर आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको विकसित किसने किया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना को जो पीसी महालनोबिस थे उन्होंने विकसित किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, योजना अवकाश काल जिसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं, तो योजना अवकाश काल की अवधि क्या थी, किस किस ईयर में यह लाया गया था, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स। तो जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ। जैसे हम हिमाचल प्रदेश का देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मैं आपको हर बार बताता था 123 123 पर स्क्वायर किलोमीटर, 123 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व जो है तो किस रूप में जो है तो इसको परिभाषित किया जाता है, तो इसको प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो कि कितना है, 123 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है भारत का यानी कि इंडिया का, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 328 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात की जाए, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट्स टू। तो धारणीय विकास का सिद्धांत जो है तो संबंधित है। तो धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वह है इंटर जनरेशनल इक्विटी यानी कि अंतः पीढ़ी साम्य। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल गोल्स कितने हैं। तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, कितने हैं 17, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनमें कितने टारगेट हैं, तो इनमें टोटल टारगेट दिए गए हैं 169, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी गले की कंडीशन अभी थोड़ी ख़राब ही है तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। कुछ एक हिमाचल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है। औडुंबरा इन मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू। तो आधुनिक काल में औडुंबरा संदर्भित करता है, तो यह किसको संदर्भित करता है, तो यह पठानकोट को संदर्भित करता है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है बिलासपुर। बिलासपुर को पहले क्या कहा जाता था, तो बिलासपुर को पहले धमेरी या फिर कहलूर कहा जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। धमेरी जो है तो नूरपुर को कहा जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सुंदरनगर को पहले क्या कहा जाता था, तो बनेड़ कहा जाता था। बैजनाथ को पहले क्या कहा जाता था, तो कीरग्राम कहा जाता था। भरमौर को पहले ब्रह्मपुर कहा जाता था। सराहा को पहले जो है तो शोणितपुर कहा जाता था। उसी प्रकार जुब्बल को पहले देवरा कहा जाता था। नालागढ़ को पहले हिंडूर कहा जाता था, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। कंडाघाट को पहले जो है तो कोहिस्तान कहा जाता था। ये सारे के सारे मैंने आपको बेसिक से बता दिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, मंडी जिले को जो है तो तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 162 की अगर बात की जाए, शिमला वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द एक्साइल्ड गवर्नमेंट फ्रॉम 1942 टू 45 ऑफ। तो शिमला सन 1942 से 45 के बीच किसकी निर्वासित सरकार का मुख्यालय था, तो यह बर्मा सरकार का मुख्यालय था। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बर्मा को जो है तो वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है म्यांमार। क्या कहा जाता है, म्यांमार। और म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो वो बर्मा ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। बर्मा को पहले जो है तो रंगून भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें,
द जार्ड्स आर फाउंड इन, तो जाड़ पाए जाते हैं तो यह पांगी में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांगी कहाँ पर पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 164 है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह कहाँ पर है? तो यह है मंडी जिले में। अब जिस तरह शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी प्रकार आपसे जो है तो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछा जाता है, और उसी प्रकार आपसे जो है तो नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछा जाता है। तो बांदली हो गया, शिकारी देवी हो गया और नारगो हो गया, ये तीनों की तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं? तो यह मंडी जिले में बिलोंग करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो वो है 5। मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो सबसे पहले इनमें आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके बाद खीर गंगा हो गया, उसके बाद इंद्रकिला नेशनल पार्क, और उसके बाद सिंबलवाड़ा हो गया, और उसके बाद आ जाता है पिन घाटी नेशनल पार्क। इन 5 नेशनल पार्क्स में से कुल्लू जिले में कितने हैं? तो वो है 3। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा और इंद्रकिला, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यह इन 5 हिमालयन नेशनल पार्क में जो है तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है सिंबलवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। अच्छा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।